ज्ञान डायमेंशन 3D सिनेमैटिक जनरल नॉलेज सीरीज की स्लाइड्स पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन स्लाइड्स में दी गई जो तथ्यात्मक जानकारी है उसे एक बहुत ही स्पष्ट और शैक्षिक संवाद में बदला जाए। राइट, मतलब इन तथ्यों के पीछे का जो तार्किक प्रवाह है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्लाइड 2 से शुरू करते हैं। जी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के बारे में है। हाँ, स्लाइड पर जो प्रश्न दिया गया है वो यह है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसकी जो 4 विकल्प है उनमें से सही उत्तर भी दिया गया है, यानी अनुच्छेद 20 और 21। एकदम सही। और इसकी व्याख्या में ये स्पष्ट किया गया है कि 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद ये तय किया गया कि दोष सिद्धि से जुड़ा अनुच्छेद 20 और जीवन के अधिकार से जुड़ा अनुच्छेद 21 इन्हें किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो जीवन का अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित रहता है, लेकिन इसी स्लाइड में एक मुख्य बात अनुच्छेद 19 के बारे में भी लिखी है। हाँ, अनुच्छेद 19 के लिए स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि ये केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही स्वतः निलंबित होता है। मतलब सिर्फ बाहरी खतरे के समय। ये एक बहुत ही अहम कानूनी बिंदु है। तो अब अगर हम आपातकाल से हटकर सामान्य कानूनी परिस्थितियों की बात करें जो स्लाइड 5 में है। स्लाइड 5 दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धाराओं पर आधारित है। प्रश्न ये है कि पुलिस के पास बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार किन धाराओं में है। और इसके विकल्प देखने पर पता चलता है कि सही उत्तर डी है, यानी उपरोक्त सभी, मतलब धारा 41, 42 और 151। बिल्कुल। और स्लाइड में इनकी व्याख्या बहुत स्पष्ट है। देखिए, धारा 41 सामान्य परिस्थितियों के लिए होती है। धारा 42 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपना नाम या पता बताने से इनकार कर दे। अच्छा, और वो जो तीसरी धारा है 151। धारा 151 का उपयोग किसी संघीय अपराध को रोकने के लिए किया जाता है, मतलब अपराध होने से पहले की गिरफ्तारी। राइट, लेकिन इन शक्तियों के साथ नागरिक सुरक्षा की भी तो बात है। स्लाइड में एक मुख्य बात लिखी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हाँ, यह समय सीमा बहुत सख्त है और कानून की नजर में यह एक जरूरी संतुलन है। बिल्कुल। अब जब कानूनी प्रक्रिया और गिरफ्तारी की बात हो ही रही है तो स्लाइड 8 पर चलते हैं। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य की अहमियत की बात की गई है। सही कहा। इसमें धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं, उसकी स्वीकार्यता पर प्रश्न है। और इसमें जो विकल्प सी है वो सही है, यानी ये तभी स्वीकार्य है जब वो मृत्यु के कारण से संबंधित हो। हाँ, ये सबसे जरूरी शर्त है। व्याख्या में यह भी बताया गया है कि ये कथन मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। अच्छा, दोनों रूपों में मान्य है। पर स्लाइड में इसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प मुख्य बात जुड़ी है कि अगर बयान देने वाला व्यक्ति बच जाता है तो क्या होगा। तो स्लाइड के अनुसार अगर वो व्यक्ति बच जाता है तो फिर उस बयान को मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाता। अरे वाह, कानून की ये बारीकी वाकई सोचने वाली है। अब कानूनी अधिकारों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और स्लाइड 14 पर आते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में है। इस स्लाइड में पूछा गया है कि सूचना की परिभाषा किस धारा से जुड़ी है और सही उत्तर है बी, यानी धारा 2F। और धारा 2F में सूचना के दायरे में काफी चीजें शामिल हैं। स्लाइड पर लिखा है कि इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, सलाह और प्रेस विज्ञप्तियां भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये सब सूचना मानी जाती है। और इसके साथ ही मुख्य बात यह है कि धारा 2J के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है। राइट, मतलब एक धारा सूचना बताती है और दूसरी उस अधिकार को।